नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार सिविल जज मुख्य परीक्षा जीएस पेपर यानी जनरल साइंस का जो पेपर नंबर 2 होता है 100 क्वेश्चंस वाला, 100 मार्क्स वाला, तो उस पेपर के डिस्कशन को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक्स मैं बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि इन सभी टॉपिक्स पे मैं 1 बाय 1 करके आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये वाली पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट फॉर आईक्यू टेलीग्राम पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे। देखिएगा साथियों, ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और मेंस परीक्षा में आते हैं। इन सभी टॉपिक से प्री में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ये टॉपिक प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए एवरग्रीन है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं और उन्हें देखें, और ये एक्सपेक्टेड हैं जो मैंने अपने एनालिसिस द्वारा आप लोगों को बताएं। जो ये जो फर्स्ट पेज है ये मैं आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, और क्योंकि इसमें मैं पहले भी मेंशन कर चुका था, ये लॉकडाउन से पहले मैंने बनाया था और इनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग इन्हें ज़रूर तैयार कर लें अपने तरीके से भी। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ बिहार सिविल जज के लिए आप हमारा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जीके जीएस के लिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लॉ पेपर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं मेंस का। और आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर से हिंदी के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, एक जिसकी फ़ीस 1,000 रुपये है। हिंदी वाला, हिंदी लैंग्वेज वाला बता रहा हूँ मैं, जो हिंदी लैंग्वेज वाला है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसे रविंद्र सर कराएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ये व्हाट्सअप पे आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे सारे ग्रुप चल रहे हैं बिहार के लिए, और बिहार प्री के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी मौका है। बिहार प्री के लिए जीएस पेपर तथा लॉ के लिए क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनसे छूट गया वो आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। याद रहे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। वीडियो में मैं हिंदी में स्लाइड आएंगी और हिंदी में ही बोलूँगा। इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ कोऑपरेट करें। और इंग्लिश मीडियम का क्या है कि ये सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से जब मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पेड कोर्सेज जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। इस वाले नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं, बिहार सिविल जज के लिए तथा बिहार एपीओ के लिए, प्री और मेंस के लिए। इसके साथ साथ बिहार एपीओ के लिए माइनर एक्ट का मेंस ग्रुप चल रहा है, लॉ के लिए मेंस का चल रहा है, और जीके जीएस का भी आप लोगों का चल रहा है, प्री और मेंस का, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी के लिए लैंग्वेज पेपर जो हिंदी है 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला है ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे रक्तचाप बोलते हैं, जो हमारा ह्यूमन पूरी जो हमारी नर्व सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है, जो रक्त वाहिनियाँ होती है हमारी, जो मसल्स होती हैं, उनमें बहते रक्त द्वारा जो वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं, प्रेशर्स कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो हमारी जो वाहिनियाँ होती हैं उन पर जो दबाव डलता है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है उसको सिस्टोलिक या डायलिस्टिक बोलते हैं। दो तरीके से इसको कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब जो हार्ट है वो पंपिंग करता है, तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो वो दो आवाज़ करता है, एक सिस्टोलिक एक डायलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा एक समय से अधिक होता है जब हृदय पंप कर रहा होता है। तो ठीक है, जब हृदय पंप करेगा तो उस टाइम जो है ब्लड प्रेशर जो है वो अधिक होगा, और जब नहीं करेगा तो वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमेशा जो होता है वो 120/80 करके होता है। ठीक है, ये मैंने 90 लिख दिया, यहाँ पर 80 है, ये याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद सॉरी 90 ही होता है ये। इसके बाद अगर देखें हम 120/90 लिखा होगा। रक्तचाप को मापने के लिए जो है वो स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन हाउस पे लिखने। आपके जो बिहार सिविल के एग्जाम में बस 2 या 3 ही लाइनें आप लोगों को लिखनी होती हैं। ज़्यादा लिखने से फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा, और वो इतना ही पूछना चाहते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है कि वह गैस है जो ग्रह के वातावरण या जलवायु के परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी जो एनर्जी होती है के लिए उत्तरदायी होती है। जो ग्रीन हाउस गैस होती है, इसी के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप लोग पढ़ेंगे। और ये कौन कौन सी गैसें होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और वाष्प यानी जो वेपर होती है, और ओजोन गैस। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस वे सभी गैसें जो एनवायरनमेंट को हानि पहुँचाती हैं, बस इतना याद रख लेंगे। और सबसे बड़ा जो इसका प्रोड्यूस है ग्रीन हाउस गैस का, वो जो कोयला बिजली घर होते हैं
वहाँ से सबसे ज़्यादा जो धुआं निकलता है वो ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा उत्सर्जन का प्रमुख केंद्र होता है। इसके बाद जो अब ये रेफ्रिजरेटर बने हैं, जैसे इनसे CFC वगैरह निकलती है, तो ये भी प्रमुख है। AC है तो ये यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। जोसेफ फुरियर ने ये सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और ग्रीन हाउस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले वो गुस्टफ एक होम ने बताया था 1901 में। ये प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के। नेक्स्ट है ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल इतना शक्तिशाली और गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी कोई खगोलीय वस्तु है जिसमें खिंचाव या प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। मतलब इस जो एक ब्लैक होल, अगर हम देखेंगे इसके और तो डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लैक होल को जो है काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक होल दिखता है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार 1916 में जो सापेक्षता का सिद्धांत था उसमें इसको एक्सप्लेन किया था और उसकी भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये ब्लैक होल इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अनंत हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। ब्लैक होल शब्द का जो सबसे पहले यूज़ किया था वो 1967 में खगोलीय अर्थशास्त्री थे जॉन व्हीलर, उनके द्वारा इसको बताया गया था और इसकी भविष्यवाणी की थी ऑस्टिन ने, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बैटरी क्या होती है। तो ये टिप्पणी लिखने के लिए आती है आप लोगों के लिए। तो विद्युत सेल इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक सेल सॉरी अलग होता है। विद्युत कोष के विद्युत ऊर्जा का वह स्रोत है जहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। सीधी सी बात है, बैटरी क्या होती है कि इसमें करंट को स्टोर किया जाता है और फिर उसको यूज़ करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अब ये होता क्या है कि ये रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी के थ्रू होती है, क्योंकि बैटरी में हमेशा लिक्विड होता है जो केमिकल होता है उसी के थ्रू रुकी रहती है। और ये विद्युत अभियांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में से दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों के संयोजन को विद्युत कोष कहा जाता है। सीधी सी बात है कि बैटरी क्या होती है कि वो बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी होती है और उन्हीं का जो ग्रुप होता है, मैनी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब क्या आता है कि 1800 में अलेसांद्रो क्वोल्टा ने के द्वारा सबसे पहले बैटरी का आविष्कार हुआ था और बैटरी एक DC पावर, डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई का स्रोत है, इतना याद रखना है, ठीक है। और बैटरी का शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ये देख लेना। नेक्स्ट है फ्यूज़ तार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो ये आप लोगों को पता ही है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक कंपोनेंट है जो कि किसी भी उपकरण या सर्किट में किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना भी आप लिख देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और किसी भी उपकरण से ज़्यादा करंट आने पर या किसी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है। क्योंकि ये इस तरह से बना होता है, ये काफ़ी कमज़ोर उसका होता है कि ज़्यादा अगर प्रेशर इस पर पड़ता है तो ये जल जाता है, ठीक है। इसका आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ये याद रखेंगे। और फ्यूज़ का इस्तेमाल मुख्य रूप से जो है वो जो हमारी घर की चीज़ें होती हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह या ओवरलोड या हाई करंट की रक्षा करने के लिए किया जाता है। अच्छा, पृथ्वी तार क्या है, जो अर्थ वायर लगाते हैं, आप लोगों को देखा होगा कि अर्थ वायर क्या होता है। तो इसके दो बड़े फ़ायदे हैं, एक तो जो हमारी आकाशीय बिजली है, एक तो ये उसको रोकता है, और प्लस किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के धातु के वाले हिस्से पर एक तार जोड़कर उसे अर्थ प्लेट या अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, जिसे आर्चिंग या पृथ्वी तार कहते हैं, ठीक है। अर्थिंग या पृथ्वी तार कहते हैं। अब पृथ्वी प्लेट या पृथ्वी इलेक्ट्रोड के लिए ये मोटी तार का इस्तेमाल करते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब इसलिए इसका प्रयोग जो है वो ओवरहेड लाइन पर लगी वैद्युतिक मशीन, जो विद्युतिक मशीनें होती हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं, उनको आसानी से विद्युत बचाने के लिए ये अर्थिंग की जाती है, ठीक है। और ये क्या है कि रिटर्न वायर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो आविष्कार है वो एंटोन्यूसी ने किया था। साइबर क्राइम क्या है, यहाँ पे भी टिप्पणी लिखने के लिए आ चुकी है बिहार में। तो ये कानूनी कार्य है जिसमें सूचना तकनीकी और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और साइबर क्राइम में कंप्यूटर एक वस्तु होता है और क्राइम क्या आता है, हैकिंग और स्मगलिंग और स्पैमिंग का, और इससे एक औजार के हिसाब से इस्तेमाल में इसको लाया जाता है। सीधी सी बात है, साइबर क्राइम कंप्यूटर के थ्रू एक ऐसी युक्ति है जिसमें इंसान को जो उनके डेटा हैं उनको चोरी करने का इसमें काम किया जाता है। और साइबर क्राइम को जो अंजाम देते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। जब कोई क्राइम इंटरनेट के ऊपर होता है उसे क्राइम को ही साइबर क्राइम किया जाता है। बस सीधा सा आप लोग ये याद रखेंगे तो भी आराम से इस पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन परत। ओजोन लेयर के बारे में बता चुका हूँ। ये समताप मंडल में पाई जाती है, सबसे पहली बात तो ये है।
और ये पृथ्वी पर जीवन को बचाने का काम करती है, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट्स वेव्स हैं, सन की रेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, डायरेक्ट उन्हें नहीं आने देती है। और जो स्ट्रेटोस्फीयर है यानी समताप मंडल है, उसके निचले भाग पर ये लगभग 10 किमी से 50 किमी की दूरी पर स्थित है। और ये पूरी एक पृथ्वी है जैसे मान लीजिएगा, इसको जो है ना इस तरह से कवर करती है। ठीक है, अभी लॉकडाउन में जो हमारा ओजोन होल है वो भी बंद हो चुका है, ये आप लोग याद रखेंगे। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और डप्सन द्वारा इसकी जो है इकाई है इसकी, डप्सन द्वारा इसको नापा जाता है ओजोन को। ये प्री में क्वेश्चन बन चुका है। लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क, उसको चेक किया जाता है। लैक्टोमीटर का आविष्कार लिवरपूल के वैज्ञानिक डिकॉस ने किया था, और इसकी सहायता से दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। कांच की नली नुमा एक उपकरण होता है जो एक सिरे पर पतला और दूसरे से मोटा होता है। सोलर सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और सोलर सेल सौर ऊर्जा प्रकाश वोल्टीय सेलें भी इसको बोलते हैं। अच्छा, सोलर सेल जो है वो ध्वनि रहित रहता है, मतलब सीधी सी बात है, जब सोलर पैनल लगे होते हैं तो उस पर कोई आवाज़ तो करेगा नहीं। इसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो उस पर पड़ती हैं और वो जो है करंट जनरेट करती हैं। ठीक है, और चार्ल्स फ्रीटिज ने इसका जो है 1883 में इसको इन्वेंट किया था। कई सोलर सेलों को जोड़कर एक उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है, और किया भी जाता है। और सोलर सेल जो कि वह फोटोवाल्पिक प्रभाज्ञानी यानी फोटोवाल्पिक इफेक्ट पर भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी ये कार्य करता है। इसे इंग्लिश वाले ऐसे समझ लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे 30 टॉपिक हैं, आप मुझे बताना तो मैं सारे आप लोगों को बता दूंगा। इसकी PDF आप लोग दे दूंगा। बाकी आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आई होप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।